हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपीपीसीएल जूनियर अकाउंटेंट का पेपर जो अभी हाल ही में हुआ था, उसके कॉमर्स के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएचईएससी या कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है, इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो ये पार्ट 1 है, इसमें हम 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। उसके बाद रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चंस हैं वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर किए जाएंगे। और ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आपकी काफ़ी इससे आपको हेल्प मिलने वाली है और आप खुद भी इनको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो ये नॉट वर्ड को अच्छे से देखना है कि ये पूछ रहा है अकाउंटिंग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो एक बार सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस एंड टू इंटरप्रेट देम, ये तो एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइज फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज, ये भी एक अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द ऑनर। तो पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज ऑनर की ये उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ राइट आंसर भी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। कौन कौन से इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, एक बार पढ़ लीजिए। लीगल एक्सपेंसेज इनकर्ड इन रेजिंग एडिशनल कैपिटल बाय वे ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तो जो भी लीगल एक्सपेंसेज किए जाते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं आपके। ब्रोकरेज पेड इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ लैंड, ये भी एक कैपिटल फिक्स एसेट से रिलेटेड एक्सपेंसेज है, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टैक्सेज एंड इंश्योरेंस पेड ऑन फैक्ट्री प्रमाइसेस, तो ये एक रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है आपका, टैक्स आप हर साल पेड करते हो, तो ये आपका रेवेन्यू नेचर है। तो आप थर्ड को एलिमिनेट कीजिए। फोर्थ वाला भी एक बार देख लीजिए, एक्सपेंडिचर इन डेवलपमेंट ऑफ लैंड फॉर रबर प्लांटेशंस, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के रिगार्डिंग कौन कौन सी बातें गलत हैं। इट कैन बी राइटिंग और इन ओरल फॉर्म, तो ओरल फॉर्म में कैसे हो सकता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो जाएगा। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल ठीक है, जो इसको ड्रॉ कर रहा है उसका साइन होना चाहिए। इट मस्ट बी फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड स्पेसिफाइड पीरियड, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। इट शुड बी ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर के द्वारा इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है बिल ऑफ एक्सचेंज को। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं तो उससे हम ग्रॉस प्रॉफिट ही कैलकुलेट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट डील्स विद सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच इंक्लूड्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है ट्रेडिंग अकाउंट से, हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 5, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। स्टॉक आपको दिया है, मशीनरी दिया है, क्रेडिटर्स दिए हैं, डेटर्स दिए हैं, कैश बैलेंस दिया है, लोन फ्रॉम बैंक दिया है आपको। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द करंट वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। तो यहाँ पर करंट एसेट्स आप देखोगे तो स्टॉक आपका करंट एसेट्स में आएगा। बाकी देख लीजिए क्या क्या करंट एसेट्स हैं आपके, डेटर्स करंट एसेट्स हैं और कैश बैलेंस आपका करंट एसेट्स हैं। तो टोटल आपका 20, 10, 30 और 10, 40, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बाकी मशीनरी फिक्स एसेट्स है, क्रेडिटर आपकी करंट लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम बैंक, अब ये शॉर्ट टर्म अगर लोन है तो ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगा और लॉन्ग टर्म है तो ये आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 6,
is a clerical error committed while recording or posting the transaction or while totaling, balancing, whereas an error committed by completely omitting टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन्स इन बुक इज कॉल्ड। काफ़ी सिंपल है, आपको पता पड़ गया होगा। दूसरा वाला जब हमने कंप्लीटली ओमिट कर दिया है तो एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन होने वाला है वो, तो हम दूसरे से ही आपका राइट आंसर लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बाकी पहला वाला भी क्या है, एरर ऑफ कमीशन, उसमें क्या होता है जब हम कोई ऐसी एरर कर देते हैं क्लैरिकल बाय रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन और वाइल टोटलिंग, तो वो आपका एरर ऑफ कमीशन होता है या बैलेंसिंग, जिसका हम ये मान सकते हैं कि एरर ऑफ कमीशन आपका पार्शियल होता है। और एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन में आप क्या करते हो, इसमें आप कंप्लीटली कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने से छोड़ देते हो, तो वो आपका एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है अमित रिसीव्स अ नेट सैलरी ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। उसके बाद कह रहा है ऑन विच TDS अमाउंटिंग ₹50,000 इज बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, इन सच केस इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, TDS को उसमें ऐड बैक कर देंगे। जो नेट सैलरी हम तो ग्रॉस सैलरी बना देते हैं, तो ग्रॉस सैलरी बनाने के लिए नेट सैलरी में आप क्या करोगे, TDS को ऐड कर देते हो। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी वुड बी 5,50,000। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से पूछा गया, बेसिक क्वेश्चन है। 6,000 द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग अ मशीनरी हैज बीन रॉन्गली चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। आपने क्या किया, मशीनरी का रिपेयर करवाया, उसको आपने रॉन्गली चार्ज कर दिया मशीनरी अकाउंट में। वैसे राइट एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कर दिया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जो राइट, अब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो जो राइट आपका होना चाहिए था रिपेयर अकाउंट डेबिट, उसको आप डेबिट कर दोगे, और जो आपने रॉन्ग किया था पहले डेबिट, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 6,000, ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बिल्कुल सही बात है, ये एक आपका चार्ज ही होता है, ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो ठीक है। प्रोविजन मेड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर्स इफ द डायरेक्टर्स सो डिसाइड। ऐसा नहीं है, प्रोविजन कभी भी आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो शेयर होल्डर्स में, चाहे डायरेक्टर डिसाइड करें चाहे ना करें। ऐसा कोई भी आप कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है कि आप प्रोविजंस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। रिजर्व्स आर ऑलवेज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, ऐसा कहीं नहीं होता है। जो आपके जनरल रिजर्व्स हैं उनको आप इंटरनली पर्पज के लिए यूज भी कर सकते हैं, केवल आउटसाइड द बिजनेस नहीं है। तो सेकंड एंड थर्ड आपके फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी शुड बी डिवाइडेड ओवर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो डिफरेंट डेप्रीशिएशन का क्या बेसिस होता है, ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन्स इन ईच डिपार्टमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, काफ़ी कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स। तो ये एक पार्ट होता है कैश बुक का, ऐसा नहीं है, ये कैश बुक और पासबुक दोनों का बैलेंस को दिखाता है। तो एक हम बोले कि पार्ट ऑफ कैश बुक है, ऐसा नहीं है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट है ए स्टेटमेंट शोइंग द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस। ये ही डेफिनेशन भी होती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि एक लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट कैसे हो जाएगा भाई, ये एक स्टेटमेंट है। तो ओनली सेकंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, if the audit test show that the management of the company has prepared intentional irregularities in the accounts of the company, the auditor's duty should be। अगर कंपनी के ऑडिटर को लगता है कि कंपनी ने कुछ इंटेंशनल आपकी इरेगुलरिटीज की हैं, मतलब जानबूझ के ही कुछ घपलाबाजी की है, तो ऑडिटर क्या करेगा, टू टेक नोट ऑफ द इरेगुलरिटीज फॉर फ्यूचर ऑडिट्स। अभी ये भी ठीक लग रहा है आपको, फ्यूचर ऑडिट्स के लिए नहीं, वो उसको उसी टाइम पे करना चाहिए, इसलिए फ्यूचर के लिए ये यहाँ पे इससे गलत हो जाएगा। सॉरी। टू ऑब्टेन फर्दर एक्सप्लेनेशन इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ इरेगुलरिटीज क्वालिफाई द रिपोर्ट एंड इन्फॉर्म टू शेयर होल्डर्स। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लीजिए। टू इग्नोर तो कभी नहीं करेंगे हम, आप ऐसी अगर कोई इरेगुलरिटीज है। टू कॉशन द मैनेजमेंट नॉट टू रिपीट, नॉट टू रिपीट का मतलब ही नहीं है, पहले आप उनसे जांच पड़ताल करोगे कि ये इरेगुलरिटीज कैसे हुई हैं, इन्वेस्टिगेट करोगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ऑडिटर्स इन अ कंपनी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। ऑडिटर्स आपके इंडिपेंडेंट क्या क्यों होने चाहिए, दे मस्ट एडॉप्ट अ क्रिटिकल एटीट्यूड ड्यूरिंग द ऑडिट, ये भी अभी पढ़ते हैं। बाकी दूसरा कह रहा है दे मस्ट बी विदाउट बाइस विद रिगार्ड टू द कंपनी अंडर ऑडिट। हाँ, ऑडिटर
के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है कि वो विदाउट बाइस होना चाहिए। तो यही यहाँ पर कंडीशन है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए। बाकी और ऑप्शन पढ़ लीजिए। देयर सोल ऑब्लिगेशन इज टू सबमिट रिपोर्ट, यही केवल सोल ऑब्लिगेशन नहीं है कि थर्ड पार्टी को रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। दे मे हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द कंपनी, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी ऑडिटर इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, उसका कंपनी में कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर राइट आंसर आपका 2,48,800 आएगा। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको इसका टेलीग्राम में अवश्य प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने वाले हो। आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट में से जैसे आप P&L अकाउंट बनाते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आप ऐड करने वाले हो। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको पता होना चाहिए, जैसे सैलरीज ऐड होगा, इसमें कैरेज आउटवर्ड ऐड होगा, ट्रेड एक्सपेंसेज ऐड होंगे, एडवर्टाइजमेंट ऐड होगा, बैड डेट्स ऐड होंगे, इंश्योरेंस ऐड होगा और इंटरेस्ट रिसीव आपका इसमें से लेस हो जाएगा। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट इसमें से निकल के आ जाएगा ईजिली। और सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट में इंटरेस्ट रिसीव जो इनकम है वो ऐड होंगी, उसमें से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपको लेस करने हैं। तो आंसर आपका इजीली 2,48,800 आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है WW लिमिटेड एक्वायर्ड 1,50,000 शेयर्स ऑफ HH लिमिटेड ऑन 1 अगस्त 2016। The equity capital of HH Limited is 20 lakhs of rupees 10 per share. The machinery of HH Limited is revalued upward by 4 lakhs. The minority group interest shown in the consolidated balance sheet as on March 2017 was, तो आंसर इज 6 लाख। ये किस तरीके से आया है, किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। Question number 16. When the balance sheet for a number of years are reviewed and analyzed, it is called horizontal analysis. जब हम नंबर ऑफ ईयर्स की बैलेंस शीट को लेके कंपेरिजन करते हैं वो आपका बैलेंस शीट होता है। एंड वेयर इज व्हेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बैलेंस शीट प्रिपेयरिंग टू वन अकाउंटिंग पीरियड, वो आपका वर्टिकल एनालिसिस होता है। तो यहाँ पर पहले में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आ जाएगा, दूसरे में वर्टिकल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं। द ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट ऑन द बैंक्स लेजर। बिल्कुल ठीक है, जैसे कैश बुक होती है और पासबुक होती है, दोनों में अगर एक चीज़ डेबिट है तो वहाँ क्रेडिट होगी, वही चीज़ कह रहा है वो। फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है द डेबिट बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शुड बी इक्वल टू द डेबिट बैलेंस इन कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक्स लेजर। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लो आपने चेक इशू कर दिया लेकिन वहाँ अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से डिफरेंस आना लाजमी है। तो ये सेकेंड वाली बात ठीक हो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। द बैलेंस शोन बाय द पासबुक एंड द बैलेंस शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक जनरली डिफर। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस जनरली डिफर हो सकता है। तो ओनली जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो आपके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एक्सपेंडिचर इज नॉट द सेम थिंग एज पेमेंट। हाँ, एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट बोथ आर डिफरेंट। फर्स्ट वाला बिल्कुल ट्रू है। कैपिटल रिसिप्ट आर द अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स। नॉर्मल कोर्स में आपके रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट आपके कभी कभार होते हैं, एक साल में एक आध बार। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट इज सोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल हम रेवेन्यू प्रॉफिट्स अपने दिखाते हैं। कैपिटल रिसिप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल इनकम। बिल्कुल ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल इनकम बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ आपके राइट स्टेटमेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ विच टाइप ऑफ अकाउंट, वेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ विच टाइप ऑफ अकाउंट। ये आपको बताना है किस किस तरीके के अकाउंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, जबकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो आपका पर्सनल अकाउंट होता है। और ये आपके एनपीओ जो होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ बनाए जाते हैं। जिस तरीके से जो ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं उनके लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ऐसे ही एनपीओ के लिए रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट और आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका रियल नेचर का होता है, जबकि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है डेट इज ऑफ नॉमिनल नेचर। सॉरी मैंने पहले पर्सनल बता दिया था, लेकिन रियल एंड नॉमिनल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इफ कैश बुक बैलेंस इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर टू बी डिडक्टेड।
जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो और उसका आपने कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस लिया है, तो आपको कौन कौन से आइटम डिडक्ट करने होते हैं? ये तीनों ही आइटम, चाहे बैंक चार्जेज हो, चाहे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो, चाहे अमाउंट पेड बाय अ बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हो बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये तीनों ही आइटम आपको डिडक्ट करने होंगे अगर आपको राइट बैलेंस चाहिए अकॉर्डिंग टू पासबुक। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Which of the following types of report is issued when an auditor is unable to form an opinion due to some very critical matters as a result of lack of evidence of certain transactions? Then auditor should provide a disclaimer of opinion. जब ऑडिटर बिल्कुल भी श्योर नहीं है, वो अपना कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करता है, एक आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देता है। तो आपको पता है ऑडिटर जब अपना सारा काम खत्म कर लेता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट कंपनी को दे सकता है, जिसमें आपका अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? आपको ट्रू स्टेटमेंट बताने हैं यहाँ पे। पेई इज अ पर्सन हु हैज अ राइट टू रिसीव द पेमेंट अगेंस्ट द बिल, बिल्कुल ठीक बात है। पेयर वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट करना है, पे इज द पर्सन जो उसका अमाउंट रिसीव करने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। ए पर्सन इन हुज फेवर द बिल्स रिसीवेबल इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड एंडोर्सी, ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ए पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द पोजेसन ऑफ द बिल एंड रिसीव पेमेंट इज कॉल्ड होल्डर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट होने वाले हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 23, अकाउंट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेज मे बी केप्ट बाय द हेड ऑफिस बाय एडॉप्टिंग वेरियस मेथड्स। आपको बताना है इसमें से कौन सा मेथड है जो ब्रांच अकाउंटिंग में यूज नहीं किया जाता है। तो आपका होलसेल ब्रांच सिस्टम भी होता है, फाइनल अकाउंट सिस्टम भी होता है, डेटर सिस्टम भी होता है, लेकिन क्रेडिटर एंड डेटर सिस्टम नाम का कोई मेथड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ ब्रांच अकाउंट अंडर द फाइनल अकाउंट सिस्टम रिप्रेजेंट्स नेट एसेट्स ऑफ द ब्रांच, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन ओनली व्हेन मनी इज लेंट बाय मनी लेंडर और अ बैंकर, ऐसा नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली जहाँ पर आ गया वो स्टेटमेंट मोस्टली गलत ही होते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी इजीली ट्रांसफर टू द थर्ड पार्टी, हाँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इट इज इजीली ट्रांसफरेबल, तो यहाँ पे ओनली सेकंड यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लीजिए। इन केस ऑफ अ पब्लिक हॉलीडे द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे, नेक्स्ट वर्किंग डे नहीं होता है, उससे नेक्स्ट लास्ट प्रीवियस डे पे हम उस बिल को भुना सकते हैं। तो यहाँ पर केवल ओनली सेकंड सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आपको 25 क्वेश्चन समझ में आए हों। नेक्स्ट जो लास्ट 50 क्वेश्चन रह गए वो पार्ट 2 और पार्ट 3 में कवर किए जाएंगे। थैंक यू।